तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी फेज 12 का 25 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 25 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी फेज 12 की 25 जून की पहली पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार का प्रमुख धुरी किसे माना जाता है। देखिए सरकार का प्रमुख धुरी जो है ना, प्रधानमंत्री को माना जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मंत्रियों को प्रधानमंत्री के विवेक से चुना जा सकता है। वह योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष और देश के वर्तमान नेता हैं। प्रधानमंत्री इन कार्यों को निभाते हैं, यही कारण है कि पंडित नेहरू ने उन्हें सरकार की धुरी कहा। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाएं। पहला क्वेश्चन देखेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो धुरी है ना, प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रसार कार्यकर्ता। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन पहले लॉर्ड डलहौजी की लैप्स के सिद्धांत की नीति का शिकार हुआ था। सतारा। ये भी क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हाल ही में किसने एन अनसुटेबल बॉय नामक अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया है। करण जौहर आपका सही आंसर हो जाएगा। एन अनसुटेबल बॉय भारतीय फिल्म निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित आत्मकथा पुस्तक है। ये पुस्तक सर्वप्रथम 9 जनवरी 2017 को प्रसारित की गई थी। इस पुस्तक में करण जौहर ने अपने बचपन से आरंभ करते हुए जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया है और फिल्म उद्योग में फिल्म की अपनी सुविख्यात यात्रा की चर्चा की है। तो ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया था 9 जनवरी 2017 को। डेट याद कर लीजिए आप लोग। कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि किसने अपनी आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक से लिखी है। बालाकृष्ण मधुर। यह आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके एसएससी के एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में एग्जाम ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि किस अधिनियम को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ब्रिटिश कानून था जिसने भारत में सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित की। इसने भारत के लोगों को मौलिक अधिकारों की भी गारंटी दी। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक शासन प्रणाली, जबकि आयरलैंड का जो संविधान एक गणतंत्र है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन का संविधान एकात्मक शासन प्रणाली है, जबकि आयरलैंड का संविधान एक गणतंत्र है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं संविधान पर, उन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो कि आपके एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। 17। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 70। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एसएससी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटाया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। 44वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई। कौन सी धारा की मान्यता दी गई? 8(1) की धारा, 8(1) की धारा। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछे जाए, देख लीजिए। किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो मैंने इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लाए थे संविधान से रिलेटेड, जो कि आपके एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा एक बार आप लोग, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मेवाड़ के किस राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा स्वीकार की? मेवाड़ के किस राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा है वो स्वीकार की थी? आंसर हो जाएगा अमर सिंह ने। चलिए महाराणा अमर सिंह के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए आप लोग। महाराणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वह सिसोदिया राजपूतों के मेवाड़ वंश के 13वें शासक थे। मेवाड़ के अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप के पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में मनसबदार बनाया गया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1615 की संधि ने दो प्रसिद्ध शासक वंशों के बीच लगभग एक सदी से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए मेवाड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि आपके एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। फैक्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। हो सकता है कि एसएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने खालिस्तान के शासनकाल के दौरान मुगल की सेवा को स्वीकार किया था। जहांगीर, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल की सेवा को स्वीकार किया था। एक क्वेश्चन देखिए और पूछा जा सकता है पेपर में कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1625 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576। तो महाराणा प्रताप आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। हो सकता है कि आपके जिन बच्चों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है तो यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी किन देशों की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है? नेपाल और भूटान आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लाया हूं, उन्हें देख लीजिए एक बार आप लोग। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ किन देशों की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, मैं बीएसएफ की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हो सकता है यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, ये आदर्श वाक्य है। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ आदर्श वाक्य लेकर आया हूं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। सीमा सुरक्षा बल, किसका आदर्श वाक्य? सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है? मृत्यु तक कर्तव्य। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है? सीआईएसएफ, बचाव और सुरक्षा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और वफादारी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसका आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। असम राइफल का आदर्श वाक्य क्या है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी इसको बोलते हैं आईटीबीपी। असम राइफल का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर पूर्व के प्रहरी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अनुच्छेद 148 क्या है? तो देखिए 148 अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित आ जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया था। भारत के राष्ट्रपति आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को केवल खालिस्तान के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा आप लोग जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक है, क्या है?
एकल सदस्यीय निकाय, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार आप लोग, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल का लीग है? इंडियन सुपर लीग, जो कि फुटबॉल का एक लीग है। कुछ मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं, देख लीजिए एक बार आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? ट्रिबल, ट्रिबल शब्द जो है ना, ये फुटबॉल से संबंधित है। 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने आई लीग का खिताब जीता था? 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने आई लीग का खिताब जीता? गोकुलम केरल एफसी ने जीता था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, इंडियन सुपर लीग आईएसएल एक खालिस्तान चैंपियनशिप है फुटबॉल। इन क्वेश्चंस को देखते चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। संतोष ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता पेपर में, और एसएससी की पिछली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल से संबंधित है। किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? तो जर्मनी का राष्ट्रीय खेल जो है ना वो फुटबॉल है, जर्मनी। तो जर्मनी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ फैक्ट मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन हाँ एसएससी की परीक्षाओं में फुटबॉल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए तो वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय संघ कबड्डी का शासीय निकाय है। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन किया गया था। कबड्डी का गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था। कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के संस्थापक और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आशीष पचो। कौन है? आशीष पचो। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? कुल 7 होती है। यह भारत में एक लोकप्रिय खेल है जिसमें भारत का एक विश्व चैंपियन है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा वाटर पोलो में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।